ये बात 1989 की है। लीसा नाम की एक टीनेज लड़की है जो अंदर से बहुत अकेली और उदास है। 2 साल पहले उसकी माँ की एक कुल्हाड़ी खूनी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। लीसा अभी तक उस गहरे सदमे से उबर नहीं पाई है और अपनी माँ की याद में घिरी रहती है। लीसा के पिता डेल ने जैनेट नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली है। जैनेट एक बहुत ही घमंडी और बुरी सौतेली माँ है जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और जिसे दूसरों की भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। इस दूसरी शादी की वजह से लीसा को एक सौतेली बहन मिली जिसका नाम टैफी है। टैफी लीसा के बिल्कुल उलट है। वह स्कूल में बहुत लोकप्रिय है और हमेशा खुश और चुलबुली रहती है। घर में सुकून न मिलने के कारण लीसा अपना ज्यादातर वक्त पास के ही बैचलर्स ग्रोव कब्रिस्तान में बिताती है। उसे मुर्दों के बीच एक अजीब सी शांति मिलती है, लेकिन उसके परिवार को उसका कब्रिस्तान में वक्त बिताना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वे इससे काफी चिढ़ते हैं। एक धूप सेंकने वाली मशीन से करंट लगने की एक अजीब दुर्घटना के बाद लीजा अपनी सौतेली बहन टैफी के साथ एक पार्टी में जाती है। लेकिन उस पार्टी में लीजा के साथ बहुत बुरा होता है। उसका एक क्लासमेट डग उसे धोखे से नशीली चीज पिला देता है। जब लीजा को होश नहीं रहता तो डग उसका फायदा उठाने और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लीजा बहुत डर जाती है, उसका दिल टूट जाता है और वो बदहवास हालत में वहां से भाग निकलती है। उसे दुनिया से नफरत सी होने लगती है और सुकून पाने के लिए वो वापस उसी कब्रिस्तान में जाती है। वहां जाकर वो उसी विक्टोरियन युग के नौजवान की कब्र के पास बैठती है जिसकी मौत 1837 में हुई थी। रोते हुए वो उस कब्र से अपना दर्द बांटती है और कहती है कि वो इस क्रूर दुनिया में नहीं बल्कि उसके साथ रहना चाहती है। वो नौजवान अपने समय में एक संगीतकार था। वो भी प्यार का मारा था। जिस लड़की से वो बेइंतहा मोहब्बत करता था वो उसे छोड़कर किसी और के पास चली गई थी। इसके कुछ ही समय बाद उस पर आसमानी बिजली गिरी और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। क्योंकि वो अकेला रह गया था, उसे इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। जब लीजा अपना दुखड़ा सुनाकर वहां से चली जाती है तभी अचानक आसमान से एक अजीब सी हरे रंग की बिजली उस कब्र पर गिरती है। बिजली गिरते ही एक चमत्कार होता है। वो नौजवान फिर से जिंदा हो उठता है, लेकिन वो एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी बनकर लौटता है जो लीजा की बातें सुनकर अब उसके प्यार में पागल है। कहानी आगे बढ़ती है। घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। सौतेली माँ जैनेट ने लीजा को बहुत डांटा और बुरा भला कहा क्योंकि लीजा से गलती से एक शीशा टूट गया था। डांट फटकार के बाद जब बाकी सब चले गए और लीजा घर पर बिल्कुल अकेली थी तभी एक डरावनी घटना घटी। वो ज़ॉम्बी किसी तरह घर के अंदर घुस आया। अचानक एक ज़ॉम्बी को अपने सामने देखकर लीजा की रूह कांप गई। वो बुरी तरह डर गई। लेकिन जैसे ही उसने गौर से देखा उसे एक झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम राक्षस नहीं बल्कि वही विक्टोरियन युग का नौजवान है जिसकी कब्र पर बैठकर वो रोया करती थी और जिसे वो दिल ही दिल में चाहती थी। लीजा का डर हमदर्दी में बदल गया। उसने पुलिस को बुलाने या शोर मचाने के बजाय उस ज़ॉम्बी को अपने बेडरूम की अलमारी में छिपा दिया। उस ज़ॉम्बी की हालत देखकर किसी को भी तरस आ जाए। वो गूंगा था, बोल नहीं सकता था। उसके शरीर के कई हिस्से गायब थे और वो कब्र की धूल मिट्टी और मलबे से पूरी तरह अटा पड़ा था। वो ज़ॉम्बी अपनी इस डरावनी और टूटी फूटी हालत को लेकर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो लीजा के सामने आने के लायक नहीं है, इसलिए वो संकोच और शर्म से गड़ा जा रहा था। जब घर में हुई तोड़फोड़ के बारे में पूछा गया तो लीसा ने उस ज़ॉम्बी को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। उसने कहा कि घर में कोई चोर घुस आया था, लेकिन उसकी सौतेली माँ जैनेट ने उसकी एक ना सुनी। उसने उल्टा लीसा पर ही इल्जाम लगा दिया कि वो ये सब नाटक कर रही है ताकि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सके और अपने पिता डेल को परेशान कर सके। जैनेट ने उसे बहुत बुरा भला कहा, उसे पागल और लापरवाह ठहराया। अपने और लीसा के अपमान का बदला लेने के लिए उस ज़ॉम्बी ने चुपके से जैनेट के खाने में एक कीड़ा डाल दिया। ये देखकर जैनेट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने लीसा को बहुत बुरी तरह डांटा और धमकी दी कि वो उसे पागल खाने भेज देगी। ये बात उस क्रिएचर को बर्दाश्त नहीं हुई। लीसा को बचाने के लिए उसने जैनेट को मार डाला। मारने के बाद उसने जैनेट का बायां कान काट लिया। लीसा ने सुई धागे से वो कान क्रिएचर के सिर पर टाँक दिया और दोनों ने मिलकर जैनेट की लाश को कब्रिस्तान में फेंक दिया। लीसा को एक बात समझ में आई, अगर बिजली का इस्तेमाल किया जाए तो ये कटे हुए अंग क्रिएचर के शरीर से हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। उसने अपनी बहन टैफी के धूप सेकने वाली मशीन का इस्तेमाल किया और बिजली की मदद से वो कान क्रिएचर का शरीर का हिस्सा बन गया। अब बारी थी डग की, जिसने पार्टी में लीसा के साथ गंदी हरकत की थी। लीसा ने चालाकी से डग को कब्रिस्तान में बुलाया। वहां क्रिएचर ने डग पर हमला किया और उसका दाहिना हाथ काट लिया। डग अपनी जान बचाने के लिए बहुत डरा और भागा, लेकिन क्रिएचर ने उसे पकड़कर मार डाला। उसकी लाश भी उन्होंने जैनेट के साथ ही छुपा दी। डग का हाथ और जैनेट का कान मिलने के बाद अब वो ज़ॉम्बी धीरे धीरे अपने पुराने इंसान वाले रूप में वापस आने लगा था। वो पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था।
इस खूनी सफर में एक दूसरे का साथ देते हुए लीसा और उस क्रिएचर के बीच का प्यार और गहरा होता चला गया। पुलिस ने जैनेट और डक के अचानक गायब हो जाने की जांच शुरू कर दी। अपनी मां के गायब होने से टैफी बहुत दुखी थी और रोती रहती थी, लेकिन लीसा पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो एकदम शांत थी। जांच के दौरान लीसा पर भी शक की सुई घूमी, लेकिन वो बहुत ही चालाकी से पकड़े जाने से बाल बाल बच गई। इन सब घटनाओं के बाद लीसा ने अपने क्रश माइकल के पास जाने का फैसला किया। वो चाहती थी कि वो माइकल के साथ अपनी वर्जिनिटी खोए और उसके करीब जाए। लेकिन जब वो माइकल के घर पहुंची तो उसका दिल बुरी तरह टूट गया। उसने देखा कि माइकल उसकी अपनी सौतेली बहन टैफी के साथ बिस्तर पर है। ये लीसा के लिए एक बहुत बड़ा धोखा था, क्योंकि टैफी को अच्छे से पता था कि लीसा माइकल को कितना पसंद करती है। लीसा को रोता देख वो क्रिएचर वहां आ गया। गुस्से में उसने माइकल पर हमला किया और उसके शरीर के नाजुक अंग को काट लिया। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से माइकल की तड़प कर मौत हो गई। माइकल को मारने के बाद क्रिएचर ने टैफी को भी मारना चाहा, लेकिन लीसा ने बीच में आकर उसे रोक दिया और अपनी बहन को बचा लिया। इसके बाद वो क्रिएचर गाड़ी लेकर कब्रिस्तान की तरफ भाग गया। लीसा ने सदमे में कांपती हुई टैफी को साथ लिया और क्रिएचर का पीछा किया। कब्रिस्तान पहुंचकर लीसा ने फैसला किया कि अब इस खेल को खत्म करना होगा और उसे उस क्रिएचर को मारना होगा। अंदर जाने से पहले उसने अपनी सगी मां की सबसे कीमती निशानी, एक प्रार्थना की माला निकालकर टैफी को दे दी। भले ही टैफी ने धोखा दिया था, लेकिन लीसा जानती थी कि टैफी दिल की बुरी नहीं है और उसने पहले लीसा को हमदर्दी दिखाई थी। ये माला उसी प्यार और दया का इनाम थी। लीसा जब उस क्रीचर के पास पहुंची तो उसका इरादा उसे खत्म करने का था, लेकिन तभी क्रीचर ने उससे अपने प्यार का इजहार किया। ये सुनकर लीसा का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक इंसान है जो उसे सच में समझता है। दोनों वहां से भागने लगे। रास्ते में एक पुलिस वाला उन्हें रोकने आया, लेकिन उन्होंने उसे एक खुरी हुई कब्र में धक्का दे दिया और घर की तरफ निकल गए। घर पहुंचकर लीसा ने माइकल के शरीर का वो आखिरी कटा हुआ हिस्सा उस क्रीचर के शरीर से जोड़ दिया। अब वो ज़ॉम्बी पूरी तरह से एक आदमी बन चुका था। इसके बाद लीसा और क्रीचर एक दूसरे के बेहद करीब आए और अपने प्यार को मुकम्मल किया। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। लीसा जानती थी कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसे न तो जेल जाना था और न ही पागल खाने। उसे लगा कि इस दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं है। उसने फैसला किया कि वो खुद को खत्म कर लेगी। उसने क्रीचर को समझाया कि अब यही एक रास्ता है। लीसा उसी धूप सेंकने वाली मशीन में लेट गई और उसने क्रीचर से कहा कि मशीन को सबसे ज्यादा पावर पर चला दे। क्रीचर ने भारी मन से ऐसा ही किया। मशीन चालू हुई, बिजली का प्रवाह बढ़ा और लीसा उस मशीन के अंदर भयानक गर्मी और करंट से जलकर मर गई। कुछ समय बाद लीसा के पिता डेल और उसकी सौतेली बहन टैफी कब्रिस्तान जाते हैं। वे भारी मन से लीसा और जैनेट की कब्रों के पास खड़े होते हैं, ये मानकर के लीसा अब हमेशा के लिए चली गई है। परिवार के लिए ये दुख का पल था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरी तरफ एक पार्क में एक बेंच पर वो क्रीचर बैठा है, लेकिन अब वो कोई डरावना ज़ॉम्बी नहीं रहा, बल्कि वो पूरी तरह से जिंदा इंसान बन चुका है और अब वो बोल भी सकता है। और उसकी गोद में कौन है? लीसा। उस टैनिंग बेड की घटना ने लीसा को मारा नहीं, बल्कि उसे भी उसी तरह पुनर्जन्म दे दिया जैसे पहले उस क्रीचर को मिला था। लीसा का पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ है। वो नौजवान बहुत प्यार से लीसा को मशहूर कवि पर्सी शेली की कविता टू मैरी पढ़कर सुना रहा है। दुनिया की नज़रों में लीसा मर चुकी है, लेकिन असलियत में वो और उसका प्रेमी अब एक साथ हैं। शायद इंसान नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए एकदम सही। ये थी लीसा फ्रैंकेनस्टाइन फिल्म की पूरी कहानी। आशा है आपको ये डरावनी मगर अनोखी प्रेम कहानी पसंद आई होगी।